नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सलाम अलैकुम। मैं आपका दोस्त शिवेश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैनाल रेस की खोज कैसे हुई। तो इसके खोज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो कैनाल रेस की खोज हुआ था, इसको हम या बोल सकते हैं एनोड रेस, यानी कैनाल रेस को एनोड रेस भी बोल सकते हैं। तो एनोड रेस की खोज गोल्डस्टीन द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने जब क्षेत्रित कैथोड पर विद्युत विसर्जन कराया था, तो एक प्रकार की नलिक में एक प्रकार की बेधी किरणें निकली, जिनको वो किरणें जाकर कैथोड की दीवारों पर एक प्रकार की प्रतिनिधित्व को उत्पन्न कर रही थी। जिस प्रकार से हमने देखा था कि कैथोड रेस भी क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व उत्पन्न कर रही थी एनोड के प्लेट पर, और जो ये किरणें थी यानी कैनाल रेस किरणें थी, ये जाकर किसके कैथोड के प्लेट पे हरे रंग की प्रतिनिधित्व उत्पन्न कर रही थी। तो इन किरणों को हमने क्या कहा, क्योंकि ये किरणें कैथोड पे जाकर टकराकर प्रतिनिधित्व उत्पन्न कर रही थी, तो उन्होंने पता लगाया कि ये किरणें कैथोड से निकलती थी और एनोड पर जाकर टकराती थी। इसके कारण उसकी प्रतिनिधित्व उत्पन्न हुआ इस प्रकार से। तो चलिए हम जानते हैं कि इन किरणों के गुणों के बारे में, इन किरणों के गुणों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जो एनोड किरणें होती हैं, ये किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई, यानी इसका पता लगाने के उन्होंने क्या किया, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक पहिएदार वस्तु, उस ट्यूब में एक पहिएदार वस्तु को रख दिया और हल्की वस्तु, और वो पहिएदार वस्तु को ट्यूब के अंदर रख के, और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो एक एनोड से निकलकर जो किरणें जाती थी कैथोड की ओर, तो पहिया घूमने लगा। तो इसका निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि पहिया आखिर क्यों घूम रहा है, पहिया घूमने का कारण क्या है। तो उन्होंने पता लगाया कि ये किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, और वही किरणें वो कण जाकर पहिए पर टकरा रही थी, तो वो पहिया रोटेट करने लगता था। इससे उन्होंने ये पता लगाया। और दूसरा उनका यह निष्कर्ष था कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। उसका इन्होंने कैसे किस प्रकार से निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में हम आप बात करते हैं कि उन्होंने उस किरणों को किस प्रकार से निष्कर्ष निकाला। तो उनका निष्कर्ष उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि उन्होंने एक धातु का कोई प्लेट या पंख कोई भी चीज रख दिया, यानी एक धातु का कोई वस्तु रख दिया, और वह वस्तु सूक्ष्म था, और उस सूक्ष्म वस्तु को उन्होंने क्या किया कि जो ट्यूब होता है ना, उसी ट्यूबों में उन्होंने लगा दिया। तो जब किरण उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो क्या वस्तु, कोई हम वस्तु ले लेते हैं, इस प्रकार से ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई वस्तु लिया उन्होंने, इतना तो जगह नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। जैसे उन्होंने ऐसा कोई वस्तु लिया और उस ट्यूब में इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, ठीक है। उन्होंने इस ट्यूब को इसमें इस प्रकार से कोई वस्तु रख दिया, और हम उसमें क्या कर रहे हैं कि
किरण को दिखा रहे हैं, यानी हम इसमें प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रहे हैं, विसर्जन करा रहे हैं, विद्युत विसर्जन करा रहे हैं। तो क्या ये किरणें यहाँ से टकरा रही हैं और इसका प्रतिदीप्त उसकी दीवार को पड़ रहा है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि तो मैं आपको एग्जाम्पल लेने के थ्रू देखिए मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये ट्यूब, अरे भैया मान लीजिए ना, ठीक है, ये ट्यूब है क्योंकि इसमें होल भी है और इस प्रकार से ट्यूब हो सकता है ना। फिर उन्होंने क्या किया, कोई पहिएदार वस्तु से निष्कर्ष क्या निकाला कि वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। और दूसरा उनका यह निष्कर्ष था कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। चाहे सीधी रेखा वाले को पहला मान लीजिए, चाहे उसका दूसरा मान लीजिए, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस वस्तु को हम रख देते हैं पहले। तो चलिए हम आपको क्यों समझाने के थ्रू ये लेके आए थे कि आप समझ सकें कि किस प्रकार से यदि हम किसी वस्तु को रख देते हैं, उस ट्यूब में किसी वस्तु को हम रख देते हैं तो वो धातु की प्रतिदीप्त छाया उत्पन्न करती है। तो उन्होंने उससे निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें भी सीधी रेखा में चलती है। अब उनका तीसरा निष्कर्ष ये था, उन्होंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, उन्होंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, विद्युत धारा उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न कर दिया। तो उसमें जो वो किरणें थी, वो किरणें क्या हुआ, जब विसर्जन होता था, विद्युत विसर्जन होता था, तो वो किरणें किसकी ओर मुड़ गई, कैथोड की ओर, मतलब रेड प्लेट की ओर मुड़ गई, यानी कैथोड की ओर मुड़ गई। उससे यह निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें धन किरणों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण ही ये किरणें रेड प्लेट की ओर मुड़ी है। और जिस प्रकार से हम उस वाले में देखे थे कि कैथोड रेज के बारे में हम देखे थे कि वो किरणें क्या हुआ था, धन प्लेट की ओर मुड़ा था, और ये किरणें क्या हो रहा है, ये किरणें रेड प्लेट की ओर मुड़ रहा है। तो इससे भी ये निष्कर्ष निकल गया। और जो ये किरणें होती हैं वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और ये किरणें एक्स किरणें भी एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो उसके बारे में हम सब जान गए। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुआ। जब उन्होंने गोल्डस्टीन ने बताया, उसके बाद उन्होंने बताया जे थॉमसन कि जब ये किरणें उसकी तरफ मुड़ी तो उन्होंने धन किरणों का नाम रख दिया प्रोटॉन से, यानी उन्होंने कह दिया ये धन किरणें हैं, इसलिए इनका नाम प्रोटॉन रख दिया। किन्होंने रख दिया? सर जे थॉमसन ने रख दिया। क्या रख दिए? ये किरणें किन कणों से मिलकर बनी है? धन कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। तब उन्होंने इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन उनका नाम रख दिया। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज आखिरकार कैसे हुई, यानी इस वस्तु को मैं पहले रखूंगा। अब हम जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम चलते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा 1932 यानी 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। उन्होंने किस प्रकार से खोज किया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो जेम्स चैडविक थे ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट समझ लीजिए, या सभी तो साइंटिस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट ये भी ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि जो बेरियम तत्व पर होता है, बेरियम तत्व
पर अल्फा कणों का बमबारित किया। जो बेरियम तत्व पर अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम 2He4, यानी 2He4 को ही, हीलियम को ही अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, हीलियम का नाम भी हीलियम ही अल्फा कण कहलाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, जो हीलियम होता है उसको अल्फा कण भी कहते हैं। तो हीलियम तत्व पर बेरियम तत्व पर अल्फा कणों का बमबारित किया, तब उससे यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा कण